चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल का ओल्ड पेपर जो आपकी हुई थी 17 जुलाई 2016 का सुबह 9 AM पर। तो आज से हम आपके ओल्ड पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। ठीक है, तो अगर जो भी पहली बार देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आज हम यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चन करेंगे ओल्ड पेपर के सारे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जितने भी 2016 और 2017 में ओल्ड पेपर हुए थे वो सारे मैं आपको इन 15 दिन में, आज 25 तारीख हो गई, और 5 और 5 10 दिन में आपको सारे ओल्ड पेपर करवा दूंगा। ठीक है, तो जो भी नया जुड़ना चाहता है हमसे दिए हुए नंबर पर मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। और पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत एक को छोड़कर निम्न में से सभी का निर्यात करता है। भारत इन चारों में से किसको छोड़कर एक का निर्यात करता था? अपन जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। तो भारत तांबे का निर्यात करता है, मैंगनीज का करता है, कच्चा तेल का करता है, लोहे को छोड़कर किसको? एक मिनट, खनिज तेल को छोड़कर सभी का निर्यात भारत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? पहले का आंसर क्या आ चुका है? पहले का आंसर आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? एक मिनट, अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले उच्च न्यायालय भारत में स्थापित हुआ था? सबसे पहले उच्च न्यायालय भारत में स्थापित कौन सा हुआ था? तो सबसे पहले उच्च न्यायालय भारत में स्थापित हुआ था कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन सा? ऑप्शन नंबर हम सी वाले पर चले जाएंगे, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अपन जल्दी जल्दी सारे ओल्ड पेपर एक बार रिवीजन कर लेंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो आपको डेली ऐसे वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूँगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार के मौजूदा मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? ये 2016 का था, तो अभी के लेटेस्ट के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, इन कंपनियों में कौन सा भारी वाणिज्य वाहनों के ढांचे का निर्माता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो मारुति सुजुकी, वोल्वो, अशोक लेलैंड या टाटा मोटर्स। इन इन जो कंपनियों में से कौन जो है भारी वाणिज्यिक वाहनों के ढांचे का निर्यात नहीं करता है? तो मारुति सुजुकी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, मारुति सुजुकी। चलिए मारुति सुजुकी। अगला क्वेश्चन बड़ा हुआ है, मारुति सुजुकी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5वें नंबर का, ये आपका रीजनिंग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर, कोणार्क, हम्पी या अजंता एलोरा। तो आप सभी को पता है कि सर सूर्य मंदिर तो कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर आपके कोणार्क में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन आपके है रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन, चंबल कहाँ से आरंभ होती है? जानापा पहाड़ी, मक्कई, सागर या रीवा। तो आप सभी को पता है कि सर चंबल तो निकलती है जानापा पहाड़ी से निकलती है। अगर आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, तो नर्मदा नदी, और दूसरी पूछे तो चंबल नदी। ठीक है, इसकी लंबाई तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा की नदी की लंबाई कितनी है और चंबल की कितनी है, ये भी आप सभी को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। इसकी कुल लंबाई पूछे तो 1312 किलोमीटर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में पूछे तो 1077 किलोमीटर है। और 161 किलोमीटर कहाँ पे? ये गुजरात में बहती है। और दूसरी कौन सी है? आप सभी को पता है, दूसरी जो है वो है आपकी कौन सी? दूसरी है आपकी चंबल नदी, जो कितनी है? चंबल नदी, उसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? ये रीजनिंग का है। ये क्या पूछा हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबे समय तक लगातार राष्ट्रपति शासन लगा था? कहाँ पर लगा था सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन? बताएं। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में? जम्मू और कश्मीर में सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन लगा था, जम्मू कश्मीर। चलिए इससे क्या रहेगा कि आपके क्वेश्चन सारे एक बार रिवीजन हो जाएंगे और जो एग्जाम में आएंगे वो पता चल जाएंगे। ठीक है, ये रीजनिंग का पूछा था। मैं जीके और साइंस आपका कंप्लीट। किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार नियुक्त किया गया था? किसको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार नियुक्त किया गया था? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। किनको? गुलजारी लाल नंदा को।
क्वेश्चन है, किसको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार नियुक्त किया गया था? तो वो थे आपके कौन? गुलजारी लाल नंदा। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 से 15 जनवरी 1998 तक एक भारतीय राजनीतिक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। वे 1964 में, कब? 1964 में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री पहले बने थे, पहली बार। कब बने थे? 1964 में। और दूसरी बार कब बने थे? दूसरी बार बने थे 1966 में। किसकी? दूसरी बार जो बने थे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात बने थे 1966 में। ठीक है, चलिए ये दोनों के बाद दोनों बता दिए, पहली बार कब बने थे, दूसरी बार कब बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ये रीजनिंग का है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 नहीं, 21 नहीं, 30 वर्ष चाहिए। कितनी? 30 वर्ष चाहिए आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है, मवेशी को रिक्त स्थान के कारण पैर और मुंह के रोग से प्रभावित हो जाता है। मवेशियों को किसके कारण? मवेशियों को बताएं। मवेशियों को रिक्त स्थान के कारण पैरों मुंह के रोग से प्रभावित हो जाता है, तो वो होता है आपके वायरस। किसके कारण? वायरस के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्न, ये रीजनिंग का। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक एक प्रकार का क्या है? केंद्रीय अधिकोष, व्यावसायिक, सहकारी या लीड? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर डेली ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो मैं 2-2 3-3 प्रैक्टिस पेपर इसी में करवा दूंगा। हो सकता है तो लाइव भी क्लास ले सकते हैं। तो जिनको वीडियो पसंद आता है, जिनको ऐड होना है, इस नंबर पर ऐड हो जाना। इसकी पीडीएफ भी आपको शेयर कर देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आपका एक प्रकार का केंद्रीय अधिकोष है। क्या है? केंद्रीय अधिकोष है। अगला क्वेश्चन, चलिए ये रीजनिंग का है। अमरकंटक को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। अमरकंटक को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि अमरकंटक को हम तीर्थराज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? अमरकंटक को हम तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हिंगलाजगढ़ आप सभी को पता है कौन सा जिले? मंदसौर जिले में। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो भानपुरा। और अगर तहसील पूछ ले, सॉरी, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के जिला पूछे तो मंदसौर, और तहसील पूछे तो भानपुरा तहसील में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? आप सभी को पता है सर, महावीर का जन्म 602 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब? 602 ईस्वी पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। हड़प्पा का यह नाम किसने दिया? जॉन मार्शल, ऑर्डी बनर्जी, दयाराम साहसी, ओरल स्टिन। तो हड़प्पा को जो यह नाम दिया था ना, वो जॉन मार्शल ने दिया था। किसने? जॉन मार्शल ने हड़प्पा का यह नाम दिया था। अगला क्वेश्चन। वेब आधारित ईमेल हॉटमेल की खोज किसने की थी? वेब आधारित ईमेल हॉटमेल की खोज किसने की थी? बताएं। बिल्कुल सही, वो जो की थी वो आपकी सबीर भाटिया भाई साहब ने की थी। वेब आधारित ईमेल हॉटमेल की खोज जो की थी वो आपकी सबीर भाटिया ने की थी। ये एक बार क्वेश्चन रिवीजन करने से आपको सारे याद हो जाएंगे। आप अगर ऐसे ही पीडीएफ खोल के देखते हो तो नींद आने लगती है, इसलिए मैंने आपके एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर बताएं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो आपको अभी के लेटेस्ट वाले मेरे को बताना है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अभी अध्यक्ष कौन है। 2 करंट अफेयर्स के आ गए। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो आपको पता है तेलंगाना की राजधानी जो होती है वो हैदराबाद होती है। क्या होती है? हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। लाट की मस्जिद कहाँ स्थित है? लोट की मस्जिद कहाँ स्थित है? बताएं। लाट की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? भोपाल, धार, अनूपपुर, मुरैना। तो लाट की मस्जिद जो स्थित है वो आपके धार में स्थित है। कहाँ पे? धार में आपकी कौन सी स्थित है? धार में आपकी लौट की मस्जिद स्थित है। ये आ गया आपके रीजनिंग। ये रीजनिंग। सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप में भी जाना जाता है, किस राष्ट्रीय पार्क का एक मुख्य आकर्षण है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप से में भी जाना जाता है, किस राष्ट्रीय पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा
राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय। चलो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता देते हैं कि कान्हा टाइगर रिजर्व जो है, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये जो है भारत के बाघों के भंडार में से एक है और भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा नेशनल पार्क जो है 1 जून 1955 को बनाया गया था और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। आज यह 2 जिले मंडला और बालाघाट में 940 किलोमीटर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो रीजनिंग का आ चुका है, ये भी आपके रीजनिंग का आ चुका है, ये भी आपके। चलो अब हम साइंस के क्वेश्चन कर लेते हैं। साइंस के क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक प्लास्टिक का फूटा सूखे बालों से रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है, क्योंकि वह इसे जो धारण करता है वह इसे क्या धारण करता है? बताएं। धन आवेश, ऋण आवेश, उदासीन या धन और ऋण आवेश, यह दोनों। चलिए बताएं। वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है। ये जो करता है ये आपका करता है ऋण आवेश। कि एक प्लास्टिक का फूटा सूखे बालों से रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है, क्योंकि इसे धारण करता है ऋण आवेश में धारण करता है। कौन से? ऋण आवेश में धारण करता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जी चलो, अगला क्वेश्चन। एक हाइड्रोजन परमाणु का व्यास 0.00000106 एम है। इस संख्या का मानक रूप जो होगा वो क्या होगा? इस संख्या का मानक रूप जो होता है 1.0 से इंटू 10-10। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? 7वें नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी वाहिकाएं CO2 युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय की ओर ले जाती हैं? धमनियां, शिराएं, केशिकाएं या धमनियां? तो कौन सी वाहिकाएं CO2 युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय की ओर ले जाती हैं? तो वो होती हैं आपकी शिराएं। क्या होती हैं? आपकी शिराएं हो जाती हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? आप सभी को पता है सर, 1 माइक्रोन होता है 1 × 10 - 6 मीटर। अभी बताया 1 माइक्रोन 1 × 10 - 6 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन आ जाएगा आपका ए वाला। बल जो वस्तु की गति को विशेष विरोध करता है, बल क्या होता है? जो वस्तु की गति को विरोध करता है वो क्या कहलाता है? चुंबकीय बल, पेशी बल, गुरुत्वाकर्षीय बल या घर्षण बल? तो बल जो वस्तु की गति को विरोध करता है वो कहलाता है घर्षीय बल। कौन सा कहलाता है? घर्षीय बल कहलाता है। ऑप्शन हम डी वाले पर चले जाएंगे। अगला क्या है? ये आ गया आपके मैक्स। गर्मियों में दूध दही में जल्दी परिवर्तित होता है, क्यों? क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? गर्मियों में दूध दही में जल्दी परिवर्तित होता है। इसलिए परिवर्तित होता है क्योंकि तापमान के बढ़ने से बैक्टीरिया की वृद्धि बढ़ती है। बिल्कुल सही, गर्मियों में दूध जो है दही में जल्दी परिवर्तित होता है क्योंकि तापमान जो बढ़ता है ना, वो बैक्टीरिया की वृद्धि उसमें बढ़ती है। तो ऑप्शन हम ए वाले पर बिल्कुल चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ये मैक्स का। एक विद्युत परिपथ के घटक जो होते हैं चालन तार, स्विच, बैटरी या उपरोक्त सभी? तो एक विद्युत परिपथ का घटक होता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, चालन, स्विच, बैटरी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन ये मैक्स का आ चुका है, ये भी मैक्स का आ चुका है। हाँ नहीं, ये आया है आपकी साइंस का। देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है 2016 2017 में। मैं आपको 2-2 3-3 सेट डेली करा दूंगा। जब हम अपने दाएं हाथ की उंगली को अपनी बाएं कलाई के अंदर की तरह रखते हैं तब हम धमक गतिविधियों को महसूस करते हैं, जिसे हम नाड़ी कहते हैं। यह किस कारण से होता है? जब हम अपने दाएं हाथ की उंगली को अपनी बाईं कलाई के अंदर की तरह रखते हैं तब हम धमक गतिविधियों को महसूस करते हैं, जिससे नाड़ी कहते हैं। यह किस कारण होता है? तो ये जो होता है ये धमनियों में रक्त प्रवाह के कारण होता है। किसके कारण? ये धमनियों में रक्त प्रवाह के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए वाले के साथ ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया था। कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण खंडन है? कौन सा अम्ल जो है प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक होता है? तो वो होता है आपका एमिनो अम्ल। कौन सा होता है? एमिनो अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन हम किसके साथ चले जाएंगे? ऑप्शन हम बी वाले के साथ चले जाएंगे। पोलियो के उन्मूलन में भारत सरकार द्वारा की गई पहल का नाम क्या था? पोलियो के उन्मूलन में भारत सरकार द्वारा की गई पहल का नाम था पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम।
कौन सा था? पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम था। पोलियो के उन्मूलन में भारत सरकार द्वारा की गई पहल का जो नाम था वो था पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन है नलियों का जल ट्रेकियो कहलाता है, यह किसका श्वसन करता है? नलियों का जाल जो है टेक्रिया कहलाता है, यह जो है यह किसका श्वसन करता है? ये जो करता है ये कीटों का संरक्षण करता है, कीटों का श्वसन करता है। किसका? कीटों का श्वसन करता है। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 20 नंबर का? अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का वो कौन सा भाग है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और कुछ लवण के अवशोषण में सहायता करता है? क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और कुछ लवण के अवशोषण में सहायता करता है? वेरी वेरी गुड। बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा 21वें नंबर का। वो होता है आपके बृहदात्र। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, बृहदात्र। अगला क्वेश्चन है, मैक्स आ गई, ये भी मैक्स आ गई भाई, ये भी आपकी आ गई। अगला क्वेश्चन है एक परिपथ में अत्यधिक धारा का कारण जो होता है विलग्न के टूट फूट के कारण तारों को प्रत्यक्ष रूप से छूना, एक ही गतिका से कई उपकरण जोड़ने का, यह दोनों, या विद्युत दाब उच्चावचन। बिल्कुल सही। एक परिपथ में अत्यधिक धारा का कारण होता है विलग्न के टूट फूट के कारण तारों को प्रत्यक्ष रूप से छूना और एक गर्तिका से कई उपकरण जोड़ना। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सी वाला, यह दोनों। अगला क्वेश्चन है, ये आपके मैक्स, ये भी मैक्स, ये भी मैक्स, ये भी मैक्स। दो धातुएं जिन्हें छुरी से काटा जा सकता है। दो कौन सी धातु हैं जिसे आप छुरी से काट सकते हो? तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु है जिसे हम छुरी से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रव्य में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है धावक सोडा। धावक सोडा, धावक सोडा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है धावक सोडा। खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सरल तंत्र कौन सा होता है? तो वो होता है कुदाल। कुदाल होता है आपका कौन सा? खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सरल यंत्र होता है कुदाल। चलिए, ये आज मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं जीके प्लस साइंस के। अगर आपको वीडियो पर इसके बाद एक और वीडियो आया है, 2 वीडियो मैंने आपको मर्ज करे हैं, 2 मॉडल टेस्ट पेपर हैं। अगर आपको ऐसा डेली वीडियो चाहिए तो आपको मुझे मैसेज कर देना कि सर इस तरह से 2-2 3-3 प्रैक्टिस सेट रोज़ करवा देना, तो हम आपकी एग्ज़ाम तक सारे क्वेश्चन करवा देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MP पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर 1, जिसमें आज हम देखेंगे जीके और साइंस के कुछ क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगर एक एक मॉक टेस्ट अगर डेली लगाना है तो मैं आपके लिए ये साइंस और जीके का पोर्शन पूरा आपको कवर करा दूंगा। 1 महीने में आपके MP पुलिस के एग्ज़ाम है तो मैं आपको एक एक सेट भी कराऊंगा, तो आपके 30 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, जो आपको ओल्ड पेपर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली एक पेपर के लिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। एक पेपर सेट हम डेली करेंगे, ठीक है? तो वीडियो देख लीजिए आप आराम से, उसके बाद कमेंट करें, और अगर ऐड होना है तो ऐड हो जाना। आपके सामने एक मॉक टेस्ट आज मैं लेकर आया हूँ। इसी तरह से मैं आपको 1 महीने तक आपकी 8 जनवरी को आपकी एग्ज़ाम है MP पुलिस की, तो इसलिए मैं अभी 13 दिसंबर है, तो 13 दिसंबर से 13 जनवरी मतलब 1 महीने तक 30 पेपर सेट आपके मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आप आराम से इस वीडियो को देखकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसा अगर डेली लाना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मुजाउदिया मनीष चैनल पर, है ना। और आज मैं आपके लिए MP पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला लेकर आया हूँ। डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट आज से शुरुआत होगी आपके एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। तो आपके कितनी तैयारी है, कैसे क्या है, आपको इससे पता चल जाएगा। आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है, ठीक है। तो आज हम करेंगे 1 सितंबर 2017 को जो 9 बजे जो आपकी जो एग्ज़ाम हुई थी उसके क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय सैन्य अकादमी
IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, मुंबई, पुणे, दिल्ली या देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपने लगा दिया होगा भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है आपकी देहरादून। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून। जो पहली बार वीडियो देखता है उससे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, ठीक है। इससे आपको जो भी यहाँ पर सारी क्लास MP टेट की क्लासें होती हैं, रेट की क्लासें होती हैं, MP SI की होती हैं, MP पुलिस की होती हैं, सभी तरह की एग्ज़ाम का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो इसकी PDF चाहता है या हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहता है वो इस नंबर पर भी मैसेज कर सकता है 9753749986, या इस लिंक के नीचे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दे दूँगा, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर भी आपको PDF मिल सकती है, ठीक है। तो और इस नंबर पर भी मैसेज कर देना, यहाँ पर भी आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो भारतीय सैन्य अकादमी किस शहर में स्थित है? तो ये है आपका देहरादून। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट का नाम बताइए। भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट का नाम क्या है? तो भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट है आपकी कार्टोसैट 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, लाइक भी करेगा, और आपको नंबर लगाने कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन GK, इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे GK, साइंस, करंट अफेयर्स, जो भी आपको लगेंगे वो क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। चलो ये एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजनिंग का ये लिखा हुआ GATE, गेट को GATE, गेट क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है GATE, जी को क्या कर रहे हैं? GATE को लिखा है HBUF। तो क्या लगा, जी को H एक बढ़ा, A को B, T को U, E को F, एक एक बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे वो अपन कर लेंगे। तो D ABCD का E और E 4 में है, EF का G खत्म, E का F, ठीक है, G का H सेमी, PQ R का S, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो BCD का E है इन 4 में, E का F, G का H, R का S, E का F, E का F, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा और ये सभी कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ? इन 4 में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ? रविशंकर, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी, मोहम्मद रफ़ी। इनमें से किस संगीतकार को भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ? तो देखो लता मंगेशकर को तो प्राप्त हुआ था भारत रत्न, कब प्राप्त हुआ था? 2001 में। और इन्हें लता मंगेशकर को 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, है ना। और भारत रत्न प्राप्त हुआ था 2001 में, लता मंगेशकर को तो मिला, ठीक है। उसके बाद रविशंकर को भी मिला 1999 में, 1999 में रविशंकर को मिला, 2001 में लता मंगेशकर को मिला, भीमसेन जोशी को मिला 1998 में, मोहम्मद रफ़ी को नहीं मिला। तो किसको भारत रत्न नहीं मिला? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद रफ़ी को नहीं मिला। भीमसेन जोशी की पूछे तो 1998, ठीक है, रविशंकर की 1999, लता मंगेशकर की 2001, ठीक है। इन तीनों की याद रखना, इन तीनों को आपको भारत रत्न मिला है। अगला क्वेश्चन, पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है? शाहपुरा, होशंगाबाद, भोजपुर या अनूपपुर। आपको बताना है पंचमढ़ी सतपुड़ा की रानी, होशंगाबाद, जिसे हम क्या कहते हैं? हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, है ना। मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ की चोटी यहाँ स्थित है। धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी, ठीक है। इसकी धूपगढ़ की चोटी की अगर है ना तो कहाँ है? शाहपुर, होशंगाबाद, तो होशंगाबाद। पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है? पंचमढ़ी है आपकी होशंगाबाद जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? धूपगढ़, जिसकी लंबाई 1352, ठीक है। और होशंगाबाद, और इसे पंचमढ़ी को हिल स्टेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लो, पेंच हाइड्रोलिक परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? कौन सी? पेंच हाइड्रोलिक परियोजना
किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल सही जवाब है। पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। डेली आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आपको ऐसे लाए जाएंगे। ठीक है, सुबह आपकी 10 बजे MPG के, जिसमें मैं पुणे कर के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा। ठीक है, और मैंने आपको नंबर दिया, उस पर ऐड हो जाना है ना। आपको सुबह 10 बजे पुणे करके GK क्वेश्चन चल रहे हैं, सुबह 7 बजे हिंदी चल रही है, फिर एक ओल्ड पेपर MP पुलिस का आ रहा है, फिर दिन में आपकी EVS पर्यावरण बाल विकास की क्लास चल रही है। ठीक है, तो आपको जो क्लास देखनी है आपको मिल सकती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उमरिया में स्थित अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य? उमरिया में कौन सा स्थित अभ्यारण्य है? बांधवगढ़, सोन, घाटी गाँव या कान्हा? बताएं उमरिया में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? तो देखो, आपका जो घाटी गांव है, घाटी गांव कहाँ स्थित है? बताएं उमरिया में स्थित कौन सा गांव है? तो उमरिया में है आपका बांधवगढ़। कौन सा? उमरिया में आपका स्थित है बांधवगढ़। ठीक है, उसके बाद बांधवगढ़ उमरिया में स्थित है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, उमरिया में स्थित कौन सा अभ्यारण्य है? तो बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? बांधवगढ़ अभ्यारण्य आपका उमरिया जिले में है, और इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था कब? 1968 में। और इसका क्षेत्रफल है आपका 437 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल पूछे 437 किलोमीटर, है ना। और अगर इससे पूछे कि ये कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद और क्या पूछेगा? इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? इसे राष्ट्रीय उद्यान 1968 में घोषित किया गया। इसके बाद सोन के बारे में बता देते हैं। सोन यह शहडोल में स्थित है, यह सीधी शहडोल में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 41.80 वर्ग किलोमीटर है। इसमें मुख्यतः कौन कौन से? इसमें मुख्यतः आपके घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं सोन में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले घाटी गांव कहाँ स्थित है, तो आपको बताना घाटी गांव ग्वालियर जिले में स्थित है। ग्वालियर जिले में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? तो ग्वालियर में बताना आपको घाटी गांव। कौन सा? घाटी गांव है आपका ग्वालियर जिले में स्थित है। इसका अगर आपसे पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है आपका 512 वर्ग किलोमीटर। इसमें मुख्यतः कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, प्रवाह, है ना। तो इसमें आपके पाए जाता है एक तो चिकारा, एक पाया जाता है आपका सांभर, एक पाई जाती है आपकी नीलगाय, और एक सुनहरी चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। सुनहरी चिड़िया घाटी गाँव। ठीक है, तो और अगर आपसे पूछ ले कान्हा कहाँ स्थित है, तो कान्हा कहाँ स्थित है? कान्हा 1925, इसकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कहाँ हुई? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई 1956 में इसकी स्थापना हुई कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। और 1956 में इसकी 1955 में इसकी स्थापना हुई। 1974 में इसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लिया गया। 1974 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के प्रोजेक्ट के तहत इसे लिया गया, और इसका 940 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 2 अभ्यारण्य हैं, हालम व बंजार। ठीक है, तो ये तो आपको याद है पूरा, है ना। उमरिया में आपका कौन सा है, तो आपने लगा दिया होगा। उमरिया में आपका बांधवगढ़ है। सोन बता दिया, सोन आपका शहडोल। ठीक है, घाटी गाँव आपका ग्वालियर। कान्हा आपको पता ही है, कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अशोक स्तंभ जिसका शेर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है, ये कहाँ से लिया गया था? सारनाथ, गया, पुरी या वाराणसी? जो अशोक में स्तंभ जो शेर का जो आकार है ना, राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, वो लिया गया था आपके सारनाथ से। ठीक है, तीलियाँ कितनी होती है? 24 होती हैं। चक्र में तीलियाँ 24 होती हैं। ठीक है, भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? फखरुद्दीन, क्या पूछा है आपको? भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति पूछा है, 9वां पूछा है। फखरुद्दीन अली अहमद, प्रतिभा पाटिल, शंकर दयाल शर्मा या कैलाशनाथ काटजू? तो देखो, पहली महिला
पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। आपसे पूछ ले अगर पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, पहली महिला राष्ट्रपति है आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। कैलाश सत्यार्थी, फखरुद्दीन कौन है बताएं जल्दी से जल्दी। भोपाल में जो पैदा हुए थे आपके शंकर दयाल शर्मा, 9वें राष्ट्रपति थे। कौन से? भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? ये सब राष्ट्रपति हैं, पर उसने पूछा 9वां पूछे तो आपको लगाना शंकर दयाल शर्मा, ये थे 9वें। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तो ये थी 12वीं महिला, पहली महिला थी और राष्ट्रपति में थी 12वें नंबर की। कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लो। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? अभी हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्र। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष अभी लेटेस्ट में कौन है? हॉकी इंडिया का अध्यक्ष अभी लेटेस्ट में है ज्ञानेंद्रो निगोम्बक। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी हो गया। हॉकी इंडिया का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया का अभी वर्तमान में अध्यक्ष है ज्ञानेंद्रो, याद रखना ज्ञानेंद्रो निगोम्बक। ठीक है। अगला यहाँ पर मैं आपको इसमें करंट भी बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? इनमें से आपको बताना कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। जाकिर हुसैन, एन संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, श्री राजगोपालाचारी। तो कौन नहीं रहे? तो श्री राजगोपालाचारी, ये निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। जाकिर हुसैन के बारे में बता देता हूँ। ये रहे थे आपकी 11 मई 1967 से। जाकिर हुसैन 11 मई 1967 से 1969 तक रहे जाकिर हुसैन। ठीक है। जाकिर हुसैन निम्नलिखित कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? जाकिर हुसैन रहे हैं भाई आपके। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी मतलब नीलम संजीव रेड्डी, ये 1977 से 1982 तक रहे। ठीक है। वीवी गिरी इनका पूरा नाम है बराहगिरी वेकेट गिरी, बराहगिरी वेकेट गिरी, वीवी गिरी। और ये रहे थे 1969, 3 मई 1969 से 20 मई 1969 तक। ठीक है। और कौन नहीं रहे? तो श्री राजगोपालाचारी। ठीक है। तो जाकिर हुसैन थे, एनएस संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, ये तीनों का कार्यकाल भी बता दिया, ये नहीं रहे। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक बार कमेंट जरूर करें। राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन, हामिद अंसारी, पी.जे. कुरियन या अरुण जेटली? अभी वर्तमान में अभी की क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि वर्तमान का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है कौन है वर्तमान उपाध्यक्ष। कौन है आपका वर्तमान पूछे तो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? अभी वर्तमान है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, अभी वर्तमान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आपको बताना अभी हाल ही में राष्ट्रपति कौन है? ये तो आपको बताना ही है कमेंट का, है ना। और अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। पहली बार लगा था 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 में। दूसरी बार लगा था 3 दिसंबर 1971 में और 25 जून 1975। ठीक है। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाए। कब 1962, 1971, 1975। पहली बार लगा था सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे राष्ट्रपति और 1975 में लगा था फखरुद्दीन अहमद के टाइम पे। ठीक है।
तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाएं और आपको बताना है अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, अभी राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष स्थापित किया गया? शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष स्थापित किया गया, बताएं किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1958 में। कब? 1958 में। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी। भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग है जवाहर चेनाची नेसरी सुरंग, भटान सुरंग, नाटुवाडी सुरंग, कौन सी है? तो ये है आपकी चेनाची नेसरी सुरंग। क्या है? भारत में सबसे लंबी सुरंग है चेनाची नेसरी सुरंग, और इसे एक और नाम है इसका पत्नी टाप सुरंग, पत्नी टाप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले पत्नी टाप सुरंग किसका नाम है, पत्नी टाप सुरंग, तो चेनानी नेसरी सुरंग का नाम है पत्नी टाप सुरंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भुगतान बैंक है जो भारत में परिचालक आरंभ करेगा? तो वो है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भुगतान बैंक है जो भारत में परिचालन आरंभ करेगा? तो वो है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन है? एयरटेल पेमेंट बैंक। आपसे पूछ ले पेटीएम के फाउंडर कौन है? तो पेटीएम के फाउंडर आपके विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले भारतीय स्टेट बैंक, तो ये है मुंबई में, और अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरे। ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2016 के आईसीसी क्रिकेटर कौन थे? वर्ष 2016 के आईसीसी क्रिकेटर कौन थे? वर्ष 2016 के जो आईसीसी क्रिकेटर थे ना, वो कौन थे बताएं, जल्दी से जल्दी आंसर करें। वो थे आपके आर अश्विनी थे। वर्ष 2016 पूछा मैंने। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 28 फरवरी, 25 दिसंबर या 1 दिसंबर? तो कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी। कब? 30 जनवरी को मनाया जाता है क्या? नहीं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। 1 दिसंबर को मनाया जाता है आपका एड्स दिवस, है ना, और 25 दिसंबर को मनाया जाता है आपकी क्रिसमस, और 30 जनवरी को मनाया जाता है आपका शहीद दिवस। ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, सारा कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। चारों ऑप्शन बिल्कुल बता। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछे 28 फरवरी, शहीद दिवस पूछे 30 जनवरी, एड्स दिवस पूछे 1 दिसंबर, और क्रिसमस पूछे तो 25 दिसंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम कुलदीप नायर पत्रिका पुरस्कार को किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया बताएं? तो वो प्रदान किया गया था आपको रवीश कुमार को। रवीश कुमार। 22वां, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, वी डी रेड्डी। तो आपसे पूछा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम पूछा है, पहले उपराष्ट्रपति थे आपके एस राधाकृष्णन। ये थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। इनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 1962। अगर आपसे पूछ ले जाकिर हुसैन कितने नंबर के उपराष्ट्रपति थे, तो आपको बताना जाकिर हुसैन दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल है 1962 से 1967। और वी वी गिरी पूछे तो ये थे आपके तीसरे, 13 मई 1967 से 1969। ठीक है। तो भारत के प्रथम पूछा है एस राधाकृष्णन ने पहले, दूसरे पूछे तो जाकिर हुसैन, तीसरे पूछे तो वी गिरी। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा इसका जो पूछा हुआ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता कौन सी होती है? उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता होती है 35 वर्ष। और ये 5वें नंबर के थे वी जी चड्डी, 5वें नंबर के थे 1974 से 1979। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 में किसे सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 में किसे सम्मानित किया गया? गिरीश कर्नाड, विष्णु डे, शंख घोष या नामवर सिंह? बताएं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जल्दी से जल्दी बताएं।
तो 2016 में जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था शंख घोष को। शंख घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2016 में। ठीक है। गिरीश कर्नाड को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये मिला था 1998 में। आपसे पूछ ले 1998 को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो गिरीश कर्नाड को। 2016 में किसे मिला, शंख घोष को। विष्णु डे को मिला था आपका, अच्छा गिरीश कर्नाड, विष्णु डे को मिला था 1971। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 पूछा है तो 2016 शंख घोष, 98 पूछे तो गिरीश कर्नाड, 97 पूछे तो विष्णु डे। इसमें आपको लुप्त संख्या बतानी, दो के बाद आता है चार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और 2 8, और यहाँ क्या आ जाएगा 10। कितना बड़ा, 2 के बाद 2 बड़ा, 4 के बाद 2 बड़ा, 6 के बाद 2 बड़ा, तो 8 के बाद कितना बढ़ेगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। लुप्त संख्या बताओ, 3 के बाद 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजो 15, तो 3 चौक 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये लो लुप्त संख्या, 3 में 3 का गुणा करें 3 तिया 9, 9 में 3 का गुणा करो 9 तिया 27, 27 में 3 का गुणा करो 27 तिया 7 21 का 1 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 7 8 81, कहाँ आया 81। और 81 में 3 का गुणा करो, 3 एकम 3 और 8 तिया 24, 243, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। थोड़े से अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके, पौष्टिक वर्ण किसके कारण होता है, टिटनेस के कारण, प्रोटोजोन के कारण, विषाणु के कारण, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण। पौष्टिक वर्ण के किसके कारण होता है, तो जो पौष्टिक वर्ण होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये सब जो मैक्स आ रही है ये लो। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि लिग्नाइट, बिटुमेनी तथा एंथ्रासाइड निम्नलिखित में से किसकी विभिन्न कोटियाँ, कोयला की है क्या, प्राकृतिक गैस की है क्या, जैव गैस है या नाभिक की गैस है, तो ये सब हैं किसकी कोटियाँ हैं, ये सब हैं कोयले की। लिग्नाइट, बिटुमेनी तथा एंथ्रासाइड किसकी कोटियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। हजामत मतलब शेविंग जो करते हैं उसमें लाए जाने वाला दर्पण कौन सा है, उत्तल, अवतल, समतल या पर्वतली। ठीक है। तो जो दर्पण लाया जाता है वो अवतल दर्पण। बस जो चलती है उसके वहाँ जो कांच लगा होता है वो अवतल होता है कि उत्तल, आपका जो चश्मा होता है अवतल है या उत्तल, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विद्युत फ्यूज का तार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन सी है, विद्युत जो फ्यूज का जो विद्युत तार बनाते हैं उसके लिए प्रयुक्त होने वाली कौन सी है, वो है आपका निम्न गलनांक। कौन सा, निम्न गलनांक, ऑप्शन नंबर ए। अंकुर की रोपाई के लिए चावल, गेहूं, मक्का या ज़्यादा, तो अंकुर की रोपाई चावल के लिए जाती है, अंकुर चावल। बीजदार पौधे टेरिडोफाइटा, कवक, शैवाल या पुष्पोद भित्ति। बीजदार पौधे किस में रखे जाते हैं, तो आपके बीजदार पौधे पुष्पोद भित्ति में रखे जाते हैं, पुष्पोद भित्ति। अगला क्वेश्चन, वह रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त करती हैं क्या कहलाती है, वह रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त करती हैं उसे क्या कहते हैं, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या उपचयन, तो उसे हम कहते हैं उपापचयन। क्या कहते हैं, उपापचयन। वह रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त करती हैं उपापचयन कहलाती है। अगला, अस्थियों को एक साथ जोड़ा जाता है, वसी उत्तक के द्वारा, अस्थिर रज्जु के द्वारा, एरिलोकर उत्तक के द्वारा, कंडेरा के द्वारा। अस्थियों को एक साथ जोड़ा जाता है किसके द्वारा, अस्थि रज्जु के द्वारा, अस्थि रज्जु के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजक पशु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं है, कौन सा एक संयोजक पशु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं है, गाल्जिकाय और रसधारी, कोशिका और लवक, माइट्रोकांडिया और नाभिक, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली। तो कोशिका और लवक यह संयोजक पशु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता, कोशिका और लवक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का तेल कोयले से अधिक, मिट्टी का जो तेल कोयले से अधिक तेजी से जलता है क्यों,
बताएं बताएं। मिट्टी का तेल कोयले से अधिक जलता है क्योंकि इसमें प्रज्वलन ताप कम होता है। क्या होता है? प्रज्वलन ताप कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी। अगला, उस पदार्थ को पहचाने जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नियमीकृत नहीं किया जाता है। मृत पशु, सब्जियों के छिलके, खाली कांच की बोतल या क्षयमान पौधे। उस पदार्थ को पहचाने जो सूक्ष्म जीवों के लिए निम्नीकृत नहीं किया जाता है। तो खाली कांच की बोतलें। क्या? खाली कांच की बोतलें। ऑप्शन नंबर सी। हवाई जहाज का आकार धारा रेखित होता है ताकि वे किस पर काबू कर सके? वायु के घर्षण बल पर, संघीय घर्षण पर, स्थनिक घर्षण पर, बेलन घर्षण पर। हवाई जहाज का आकार धारा रेखित होता है ताकि वह वायु का घर्षण बल पर काबू कर सके। वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? बताएं। वाटसन और क्रिक ने, देखो आपको दो क्वेश्चन है। डीएनए का द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने। कब दिया? 1953 में। पॉलीथीन एवं प्लास्टिक के बारे में सही कथन का चयन करें। गैर जैव निम्नी है, विघटित होकर खराब गंध पैदा करते हैं, हानिकारक नहीं होती हैं या परमाणु में बहुत सरलता से निम्नीकृत हो जाते हैं। पॉलीथीन एवं प्लास्टिक के बारे में सही कथन है कि गैर जैव निम्नीत हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए। ठीक है, ये मैंने आज आपको जीके प्लस साइंस प्लस करेंट प्लस इसमें थोड़ी बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन कराए। ठीक है, तो ये मैंने आपको वीडियो पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर आपको पसंद आता है तो आपको यस लिखना है ना, और इस नंबर पर मुझे मैसेज करना है अगर आपको ऐसे डेली क्वेश्चन चाहिए। 9753749986। और जो कई की भी तैयारी कर रहा है, हमारे ग्रुप में ऐड होना है तो ऐड हो जाना। इसकी पीडीएफ मैं आपको इस ग्रुप पर दे दूँगा, टेलीग्राम पर दे दूँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कमेंट करके या मैसेज करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और डेली कंटिन्यू रखना या नहीं।